अगर कभी आपसे पूछा जाए क्या एक अकेला इंसान पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हिला सकता है, तो जवाब है हाँ। और वो आदमी था सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजी हुकूमत उससे डरती थी, दुनिया उसकी इज्जत करती थी और आज़ादी उसे अपने होने का अर्थ देती थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक क्रांतिकारी की दास्तां है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं उन महान आत्माओं की कहानी जो सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में जिंदा है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ज्वाला की कहानी जिसे दुनिया किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन मेरे भारत के लिए वो सिर्फ एक ही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक सांस में तूफान, एक कदम में क्रांति और एक नाम में पूरा हिंदुस्तान। चलिए डूब जाते हैं उस जीवन यात्रा में जो संघर्ष से भरी थी, त्याग से भरी थी और उस आग से भरी थी जिसे आज तक कोई बुझा नहीं सका। 23 जनवरी 1897 कटक का एक शांत दिन, लेकिन इस दिन एक घर में जन्मा था वो जिनका नाम आगे चलकर इतिहास की सबसे ऊंची लकीर बनेगा। सुभाष, एक ऐसा बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह शरारती नहीं था। वो चुप रहता, लेकिन उसके अंदर उफान हमेशा उबलता रहता। बचपन से ही उसे अन्याय से नफरत थी। किसी को सताया जाता देख उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता। स्कूल में एक घटना ने उसकी दिशा तय कर दी। एक अंग्रेज शिक्षक ने भारतीय बच्चों को नीची जाति और निकम्मा कहा। सुभाष उठा और सीधा लॉजिक के साथ खड़ा हो गया। अगर हम नीच होते तो भारत में दुनिया का ज्ञान का प्रकाश क्यों दिया? अगर हम निकम्मे होते तो आप यहाँ हम पर राज क्यों कर रहे हैं? शिक्षक चुप, क्लास स्टनेड और एक नेता की पहली झलक जन्म ले चुकी थी। सुभाष के पिता चाहते थे कि वो आईसीएस बने, ब्रिटिश प्रशासन में बड़ी पोस्ट। उन्होंने पिता का सम्मान रखने के लिए परीक्षा दी और चमकदार सफलता के साथ पास भी कर ली। लेकिन उस दौर में भारत के युवा दो वर्गों में बटे थे, एक जिन्हें अंग्रेजों को नौकरी चाहिए थी और दूसरा जिन्हें अंग्रेजों को देश से निकालना था। सुभाष दूसरे वाले थे। आईसीएस ज्वाइन करने के लिए पत्र आया, मगर सुभाष ने कलम उठाई और लिखा, मैं एक गुलाम राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। मेरी सेवा मेरे देश को है और न कि उसकी परछाई को। यह त्याग उनके संघर्ष की पहली ईंट थी। कलकत्ता लौटकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, गांधी से मिले, दोनों ने सम्मान किया, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी अहिंसा सत्याग्रह की राह, सुभाष सीधी लड़ाई क्रांतिकारी हमला। लेकिन एक बात समान, दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। सुभाष ने कांग्रेस में तूफान खड़ा कर दिया और उनका जोरदार नेतृत्व, तेज आवाज, फियरी भाषण और युवाओं का दिल जीत चुका था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया से सुभाष टकराए और सुभाष भारी मतों से जीत गए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत मेरी हार है। कांग्रेस में खिंचाव गहरा गया। सुभाष ने अंत में इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह था उनके जीवन का मोड़, जहां से एक योद्धा क्रांतिकारी बन गया। अंग्रेजों ने महसूस किया ये आदमी खतरनाक है, इसे रोको वरना ये साम्राज्य हिला देगा। सुभाष को गिरफ्तार किया गया, काला पानी की तरह, अंधेरी जेल, बीमारियां, सख्त पहरा, लेकिन हर रात उसकी आंखों में एक ही सपना उभरता, भारत मुक्त हो जाएगा और मैं उसकी आज़ादी में अपनी हर सांस लगा दूंगा। उन्होंने भूख हड़ताल की और 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन स्थिति गंभीर। अंग्रेज घबराए, अगर ये जेल में मर गया तो भारत में बगावत उठ जाएगी। उन्हें घरेलू गिरफ्तारी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे ये एक गलती थी। इस गलती ने उन्हें बनाए रहना चाहिए था, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस भागने की तैयारी कर रहे थे। जिस रात 17 जनवरी 1941 को सुभाष घर छोड़कर निकले, पूरे कलकत्ता की हवा सन्न थी। अंग्रेज की नज़र हर जगह घर पर सख्ती, लेकिन सुभाष चुपचाप एक साधारण अफगानी व्यापारी बने और घर से निकल गए। उनकी छवि
उनका रूप, उनकी चाल तक बदल दी गई थी। इस भागने को वो लोग ही समझ सकते थे जो देश के लिए जीते हैं। उसमें एक ही धड़कन थी, भारत की आज़ादी। वो जर्मनी पहुँचे, नेतृत्व की मांग की और आज़ादी की सैन्य राह चाही। और वहाँ से उन्होंने एक शब्द कहा जो स्वतंत्रता संग्राम में एक गूंज बन गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर वो पहुँचे सिंगापुर। वहाँ उन्होंने वह सेना देखी जो भारत के सैनिक थे लेकिन अंग्रेजों की सेवा में लड़ते थे। उन्होंने उन्हें पुकारा, तुम सैनिक हो, तुम्हारी बंदूक भारत की रक्षा के लिए है, किसी विदेश राजा की रक्षा के लिए नहीं। एक चिंगारी फैली और चिंगारी लपटों में बदल गई। आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन हुआ। मंच पर सुभाष खड़े हुए और उनका स्वर बिजली की तरह गूंज रहा था। हमारी लड़ाई इतिहास की सबसे महान लड़ाई है। हम लड़ेंगे जब तक कि देश आज़ाद न हो जाए। नारी शक्ति को उन्होंने पुरुषों से भी आगे खड़ा कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन हुआ, जहां भारतीय महिलाएं बंदूक लेकर लड़ने का प्रशिक्षण ले रही थी। यह इतिहास नहीं, क्रांति की परिभाषा थी। आईएनए के कैंप में ऐसा माहौल था जैसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक एक सैनिक, एक एक कदम, एक एक बंदूक देश की आज़ादी की आग से भरी थी। सुभाष हर सैनिक से मिलते, नाम पूछते, परिवार पूछते और कहते, याद रखना, हम मरने नहीं जा रहे हैं, हम जीने जा रहे हैं, एक आज़ाद भारत में जीने। उनकी उपस्थिति से सैनिकों का मनोबल आसमान छूने लगता। सैनिक कहते कि वह जब सामने होते हैं तो लगता है कि मौत भी पीछे हट जाएगी। आईएनए की बढ़ते कदमों ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। उनकी फाइलों में लिखा गया, द मोस्ट डेंजरस इंडियन अलाइव, सुभाष चंद्र बोस। उनके भाषणों पर पाबंदी, उनकी तस्वीर पर प्रतिबंध, उनके नाम पर चर्चा करने तक अपराध, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर भारत के करोड़ों लोगों में सुभाष की आग फैल गई तो अंग्रेज का साम्राज्य राख में बदल जाएगा। 1944 में आईएनए और जापानी सेना भारत के पूर्वी मोर्चे इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गईं। ठंडी हवाएं, घने जंगल, बारिश और गोलियों की बारिश, भूख, बंद ट्रांसपोर्ट, करीब कोई मदद नहीं। लेकिन सैनिकों के दिल में एक ज्वाला, दिल्ली चलो। एक सैनिक जिसकी टांग घायल थी बोला, नेताजी मैं चल नहीं पा रहा, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। सुभाष ने उसका हाथ पकड़ा, जो देश के लिए चलता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इस सैनिक ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आईएनए सप्लाई लाइन कट गई और हथियार खाना, दवाइयाँ, रास्ते सब रुक गए। सुभाष के पास दो रास्ते थे, भारी सेना के सामने मर जाना या फिर कूटनीतिक प्रयास से आगे बढ़ना। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी मर गया तो मेरा सपना अधूरा रहेगा। वो सैन्य रणनीति के पीछे हटे पर हार नहीं मानी। उन्होंने सोवियत संघ से मदद लेने की फैसला लिया और यही कहानी मुड़ती है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान दुनिया का बताया गया नेताजी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल आज भी सवाल है, क्या वो विमान में थे? दुर्घटना सच थी या ये सिर्फ एक पर्दा था किसी बड़ी योजना का? कुछ कहते हैं कि वो रूस पहुंचे, कुछ कहते हैं कि वो नेपाल में छिपे रहे, कुछ कहते हैं वो भारत वापस लौटे, लेकिन पहचान छिपाए रखी। सच क्या है ये शायद इतिहास कभी नहीं बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि नेताजी जैसे लोग मरते नहीं, वो सिर्फ इतिहास की छाया में खामोश हो जाते हैं। अगर सुभाष को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह है संघर्ष। बचपन से अंग्रेजी दम के खिलाफ संघर्ष, कॉलेज में नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष, राजनीति में मतभेदों के खिलाफ संघर्ष, कांग्रेस में विचारधारा के संघर्ष, जेल की चारदीवारी में शरीर का संघर्ष, विदेशों में समर्थन जुटाने का संघर्ष, सीमाओं पर युद्ध का संघर्ष और अंत में अपने ही भाग्य से संघर्ष। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, क्योंकि आसान रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाते। सफलता सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता है, सफलता वो होती है जब आपकी सोच करोड़ों लोगों की रगों में दौड़ने लगे। सुभाष की सफलता ये थी कि भारत का हर युवा आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हो गया। उनकी सफलता यह थी कि अंग्रेजों की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी झंडा उतारकर भारतीय झंडे को देखा। उनकी सफलता यह थी
कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा न देश में ऐसे तूफान उठाया कि अंग्रेज स्वयं कांप उठे, और सबसे बड़ी सफलता कि आज भी वो भारत के दिल में जिंदा है। अगर किसी ने डर को चुनौती दी तो वो सुभाष थे। उनके शब्द आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। उनकी आवाज़ करो या मरो नहीं, मारो और आगे बढ़ो। उनका नेतृत्व भारत की धरती पर कदम रखते ही दिल्ली हमारा लक्ष्य है। उनका आत्मविश्वास, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने देश को आज़ाद करके रहूँगा। नेताजी कहाँ गए ये रहस्य है, लेकिन उनका प्रभाव हर भारतीय के खून में आज भी दौड़ता है। उनका नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है, दिल में गर्व भर जाता है और आंखों में रोशनी उतर आती है, क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं थे, वे एक आग थे और आग कभी बुझाती नहीं है। और मित्रों, ये थी कहानी उस ज्वाला की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। नेताजी का जीवन हमें एक ही बात सिखाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो पूरा संसार आपके सामने झुक जाता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगा एक नई ऐतिहासिक दास्तां के साथ, एक नए सच्चे किरदार के साथ जो दिल से निकली हो और दिल तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेताजी।